एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 6 सब्जेक्ट रहने वाला है कंप्यूटर। इसमें हम इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंप्यूटर का इतिहास। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर का जो इतिहास है, कब इसको किसने बनाया, कौन कौन सी इनकी पीढ़ियाँ रही हैं, कौन कौन से इसमें उपकरण होते हैं, पार्ट होते हैं, तो सब जो इनके जितने भी डिटेल है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चैप्टर में अंत में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी सोल्व करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। पिछले कक्षा में हमने कंप्यूटर के जो उपयोग होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, ये सब कुछ हमने क्लास 5 में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास होने में कई वर्ष लगे हैं, कि ऐसे नहीं कि कंप्यूटर का विकास तुरंत हो गया। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें समय भी लगता है। आधुनिक कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा जो है वो 1940 ईस्वी के दशक में पूरी हुई थी, और यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन होता है। कंप्यूटर की कई पीढ़ियां हैं, तो प्रथम पीढ़ी कब से शुरू होती है? 1940 ईस्वी से। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसलिए इस आधुनिक युग को कंप्यूटर का युग भी कहा जाता है। अब हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर शुरुआत में जैसा था वैसा अब नहीं है। जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर के विकास में भी लगातार परिवर्तन होते गए। कंप्यूटर का आधुनिक रूप जो है वो आज हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबेकस। अबेकस क्या होता है? ये जो चित्र में आपको आकृति दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति आपने भी देखी होगी। इसको बोलते हैं अबेकस। ये क्या काम आता है वो हम देखने वाले हैं। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मनकों और तारों की सहायता से एक उपकरण बनाया गया, जिसको नाम दिया गया अबेकस। 600 ईसा पूर्व में चीन के लोगों ने इसे अबेकस नाम दिया। मतलब इसको बनाया किसने है? मेसोपोटामिया के लोगों ने। कब? 3000 ईसा पूर्व। और इसको अबेकस नाम किसने दिया? चीन के लोगों ने। कब? 600 ईसा पूर्व में इसको ये नाम दिया गया। जापान के लोगों ने इसे अबेकस को ही क्या कहा है? सोरोबान। सोरोबान जापान के लोगों द्वारा नाम दिया गया। ये जानना रुचिकर होगा कि बहुत से चीन के लोग आज भी व्यापारिक और लेन देन के कार्यों में एबेकस का उपयोग करते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को गणना सिखाने के लिए अबेकस गणना यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप से हम सब इसको समझें तो जो गणितीय कार्य जो हैं वो इस अबेकस की मदद से बहुत ही आसान रूप से किए जा सकते हैं। ये एक प्रकार का कंप्यूटर भी आप इसको कह सकते हैं। आगे हम बात करें पास्क लाइन। पास्क लाइन क्या होती है? आप इस चित्र में देख सकते हो। ये क्या है? पास्क लाइन। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक जो कैलकुलेटर है इसको बनाया था। तो ये विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है, जिसको एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने बनाया था। और ये क्या करता है? दशमलव प्रणाली के जोड़ घटाव का काम ये करता है। जहाँ भी दशमलव होता है उन जोड़ बाकी जो होते हैं वो इसके द्वारा आसानी से हल किए जा सकते हैं। इसे पास्कल लाइन नाम दिया गया है, क्योंकि पास्कल ने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम के अनुसार इसको ये नाम दिया गया है। यह अनेक चक्रों, गिरारियों, बेलनों से बना हुआ होता है। इसमें अनेक चक्र होते हैं, गिरारियाँ होती हैं और बेलन लगे होते हैं। यह उपकरण वर्तमान वाहनों में किलोमीटर मापने के ओडोमीटर की तरह ही कार्य करता है। आपने बाइक या कार, गाड़ियों में जो किलोमीटर मापने की जो एक
मशीन होती है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, उसमें जो ओडोमीटर होता है उसमें भी इसी को काम में लिया जाता है। उसके बाद में जर्मनी के गोटफ्रीड लिबनीज ने पास्कलाइन में कुछ चेंजेज किए, जिससे इसके द्वारा गुणा और भाग भी कर पाना संभव हो गया। पहले तो इसमें जोड़ और बाकी होते थे और बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उसके बाद में गुणा और भाग की क्रियाएं भी इसके द्वारा की गई। अब हम देखते हैं कंप्यूटर को बनाया किसने है। आधुनिक कंप्यूटर की जो संकल्पना है ये अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बेवेज द्वारा की गई थी। यही कंप्यूटर के जनक या पिता कहलाते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक संगणकों के निर्माण का प्रयास किया। संगणक को कंप्यूटर का ही हिंदी वर्जन मतलब हिंदी रूप इसका माना जाता है। इंग्लिश में कंप्यूटर और हिंदी में इसको बोलते हैं संगणक। इन्हें डिफरेंस इंजन नाम भी बेवेज के द्वारा ही दिया गया था। इसी क्रम में बेवेज ने 1833 ईस्वी में एक और संगणन यंत्र का निर्माण किया जिसे विश्लेषणात्मक इंजन के नाम से जाना गया है। एनालिटिकल इंजन को सही अर्थों में आज के आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। किसको? एनालिटिकल इंजन को। बेवेज ने वे मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए जिन पर आज के कंप्यूटर काम करते हैं। इसके डिज़ाइन में आज के कंप्यूटर जैसे कि केंद्रीय प्रोसेसर, संग्रहण क्षेत्र, मेमोरी व आउटपुट डिवाइस आदि होते हैं। इन सभी योगदान के कारण ही आज चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। 1833 ईस्वी में अगस्ता एडा किंग नामक महिला ने चार्ल्स बेवेज के कार्य में कुछ सहयोग दिया था। इन्होंने कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा था। इसी कारण से 1980 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा को उनके सम्मान में ADA नाम दिया गया, मतलब अदा नाम उसको दिया गया। फिर हम बात करते हैं IBM। IBM क्या होता है? I का होता है इंटरनेशनल, B का होता है बिजनेस और M का होता है मशीन। मतलब ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। 1943 ईस्वी में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी जिनका नाम था हॉवर्ड एकेन, इन्होंने IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो कि दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है। तो IBM क्या है? कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी। इसी कंपनी के सहयोग से मार्क फेस्ट नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर इनके द्वारा बनाया गया था। यह मात्र 5 सेकेंड में 2 10 अंकीय संख्याओं को गुणा कर सकता है, जो इस समय के लिए एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इसमें 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को संग्रहित किया जा सकता है। मतलब ये 5 सेकेंड में जो 10 अंकों की संख्याएं हैं, दो जैसे कि 10 गुणा 10 ऐसे 2 संख्याएं हो गई, ये 2 अंकों की है, तो ये 5 सेकेंड में इनको गुणा कर सकता है। वर्तमान कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा 1940 ईस्वी के दशक में पूरी हुई थी। यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है। मतलब कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसकी शुरुआत 1940 के दशक में होती है। फिर हम कंप्यूटर के विकास की बात करते हैं, इसके क्रम की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में अब तक के विभिन्न क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। मतलब कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं। जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जैसे जैसे कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं वो बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका आकार, कीमत और विद्युत उपयोग की क्षमता जो है वो घटती चली गई और कार्य करने की जो स्पीड है वो इसमें लगातार बढ़ती
चली गई। जैसे कि इंसानों में भी पीढ़ियाँ होती है, दादा वाली पीढ़ी, फिर पिता वाली पीढ़ी जिसमें चाचा ताऊ सब आते हैं, और फिर खुद की पीढ़ी, और उसके बाद में बेटे बेटियों की पीढ़ी। इस प्रकार ये पीढ़ी चलती जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी जैसे जैसे समय निकलता गया, इसकी भी ये पीढ़ियाँ बढ़ती गई। और पहले कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, और आगे आने वाले पीढ़ियों में इनका आकार छोटा हो गया और इनकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई। फिर हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसका जो समय काल है प्रथम पीढ़ी का, वो रहा 1942 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी तक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती थी, अतः इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार जो था वो भी बहुत ही बड़ा होता था। और ये जो बड़े कंप्यूटर होते थे, इनके कार्य करने की जो स्पीड होती थी वो बहुत ही कम होती थी। इनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम इसमें प्रयुक्त होते थे। वे इतने भारी और बड़े थे कि उन्हें एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी, और बहुत अधिक बिजली की खपत जो थी वो इसमें होती थी। जैसे कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, उनके उदाहरण के रूप में हम बात करें तो ENIAC, EDVAC और UNIVAC। तो ये प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं जिनके ये प्रकार आप देख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, मतलब द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका जो समय काल है वो 1955 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक रहा है। मतलब ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का समय यहाँ पर दिया गया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। आपको पता चल गया दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा हो गया, और साथ ही अधिक जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो समस्या थी, वो भी बहुत हद तक कुछ कम हो गई थी। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने अधिक भंडारण मतलब स्टोरेज और तीव्र स्पीड के साथ कार्य करना संभव बना दिया था। इनसे कंप्यूटर की कीमत भी जो थी वो कुछ कम हो गई थी। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनके उदाहरण हैं CDC 3600, IBM 1400 सीरीज और IBM 70 सीरीज। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं और इनकी क्या खास बात है और इनका जो समय काल है वो कितना है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय जो है वो 1964 से शुरू होता है और 1975 तक रहता है। तीसरी पीढ़ी के दौरान ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत सर्किट, जिसे IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, तो ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में होने लगा था। IC को सिलिकॉन से बनाया जाता था। मतलब ये IC जो थी ये किससे बनी होती थी? सिलिकॉन की, और इसे सिलिकॉन चिप्स के नाम से भी जाना जाता था। एक IC में सिलिकॉन के एक पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर जो थे वो रजिस्टर और कैपेसिटर बने होते थे। मतलब एक ही पतला टुकड़ा था, उस पर कई तो ट्रांजिस्टर होते थे, कई रजिस्टर होते थे और कई कैपेसिटर उस पर होते थे। यहाँ आप देख सकते हो ये IC है, इसमें ये सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। IC के उपयोग से कंप्यूटर का आकार जो था वो थोड़ा और छोटा हो गया, और इसकी जो स्पीड थी वो भी तेज़ हो गई, और इसकी जो स्टोरेज मेमोरी थी वो भी अधिक बढ़ा दी गई थी, और कीमत में लगातार इसमें हमें कमी देखने को मिली थी। साथ ही इनकी विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ गई। ये कौन से सीरीज के कंप्यूटर हैं? थर्ड सीरीज के, तीसरी पीढ़ी के ये कंप्यूटर हैं। इनके उदाहरण हैं IBM 360, IBM 370 और PDP 11। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो।
फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का समय है 1975 से लेकर 1989 ईस्वी तक। इस पीढ़ी में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ VLSI, V का अर्थ होता है वेरी, L का होता है लार्ज, S का होता है स्केल और I का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये VLSI की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है जो कभी कभार पूछ ली जाती है। VLSI में एक सिलिकॉन चिप पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो यहाँ जो एक चिप होती है, चिप हमें दिखाई देती है, उस पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इस सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? आईसी की एक चिप सिलिकॉन चिप होती है जिस पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसे ही माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो चिप्स का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है और इस पीढ़ी ने बड़ी क्षमताओं वाले और छोटे आकार के कंप्यूटर हमें उपलब्ध करवाए हैं। वर्तमान में उपयोग आने वाले जो डेस्कटॉप हैं वो इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो डेस्कटॉप होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी जैसी तकनीकों ने इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल बना दिया है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की 5th जनरेशन की, मतलब 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका समय काल 1989 ईस्वी से लेकर अब तक रहा है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर की क्या खास बात है? ये कंप्यूटर अभी विकास की अवस्था में है, मतलब इनका समय जो है वो अभी चल रहा है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी लगातार किया जा रहा है। यह कंप्यूटर को मनुष्यों की तरह व्यवहार करने का सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य मतलब क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी प्रदान करता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में गति सबसे अधिक होती है और इसका आकार जो होता है वो सभी पीढ़ियों में सबसे छोटा होता है, जिससे इनके उपयोग का जो एरिया है वो भी लगातार बढ़ता चला गया। आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटरों का प्रचलन बढ़ेगा क्योंकि इसका आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। मतलब पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे वो बड़े बड़े थे, जैसे जैसे पीढ़ियाँ आती गई कंप्यूटर की साइज़ छोटी होती गई, इनकी स्पीड बढ़ती गई और इनकी जो मेमोरी है उसमें भी लगातार वृद्धि होती गई। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं और कैपेसिटी और साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो सब हम अब देखने वाले हैं। कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है ये और कैसा होता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटरों का प्रयोग जो है ये भौतिक राशियों जैसे कि टेम्परेचर ताप, प्रेशर दाब, लंबाई लेंथ और लाइट विद्युत के निरंतर मापन में होता है। एनालॉग संकेत जो होते हैं वो सतत होते हैं, सतत मतलब लगातार होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर पर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन लगी होती है। स्पीडोमीटर, घड़ियाँ आदि सभी जो हैं ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण माने जाते हैं। आप जो दीवार घड़ी देखते हो वो भी किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। और जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर देखते हो ये भी एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण माना जाता है। दूसरा जो कंप्यूटर है उसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटरों का विभाजन यहाँ पर चल रहा है। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो सिर्फ 0 और 1 के रूप में दिए गए डाटा पर कार्य करते हैं। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर में केवल ऑन और ऑफ 2 ही स्थितियां हमें देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हो ये डिजिटल कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश जो होते हैं वो एक साथ इनपुट किए जाते हैं और कंप्यूटर जो है वो निर्देशों के अनुसार गणनाएं
करके और जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, वो आउटपुट के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत जो होते हैं वो असतत होते हैं, मतलब वो लगातार नहीं होते हैं। फिर हम इसके तीसरे प्रकार की बात करते हैं, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग व डिजिटल दोनों के गुण इस हाइब्रिड कंप्यूटर में हमें देखने को मिलते हैं। यह कंप्यूटर एनालॉग संकेत के रूप में डाटा को लेकर डिजिटल संकेत में बदलकर उनकी गणनाएं करता है। और हाइब्रिड जो कंप्यूटर है ये भौतिक मान व अंक दोनों पर कार्य कर सकता है, ये इसकी क्षमता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाले जो यंत्र होते हैं, तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग संकेत के रूप में ग्रहण करके परिणाम जो रिजल्ट होते हैं उनको अंकों में प्रदर्शित करने का काम हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। फिर हम देखते हैं क्षमता व आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है। कार्य के आधार पर हमने देख लिया 3 भागों में बांटा गया है और कैपेसिटी और साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। यह विभाजन कंप्यूटर की जो चतुर्थ पीढ़ी है, 4th जनरेशन जो है, उसके आधार पर किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। बारी बारी से हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये इस पर एक बार में सिर्फ एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है, मतलब एक ही इंसान इस पर काम कर सकता है। अतः इन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर या फिर पीसी भी इसको कहा जाता है। पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं यह आकार में छोटे होते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ही कम होती है। इनमें क्या खास बात होता है? इनमें एक ही सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनकी जो संग्रहण क्षमता या मेमोरी जो होती है और कार्य करने की जो गति होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि कम ही होती है। माइक्रो कंप्यूटर की गति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर को प्राय विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ हम माइक्रो कंप्यूटर के 4 भाग देख सकते हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन या पॉम टॉप। ये 4 भाग जो हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के ही होते हैं। बारी बारी से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। स्क्रीन पर आप इसका चित्र देख सकते हैं। डेस्कटॉप का उपयोग मुख्य रूप से कार्यालयों, विद्यालयों और घरों में किया जाता है। इसे टेबल पर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें सीपीयू, ये सीपीयू है, मॉनिटर और कीबोर्ड ये है और माउस ये है। मतलब मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस ये चारों यहाँ पर दिए गए हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में होते हैं। फिर हम बात करते हैं लैपटॉप। लैपटॉप कैसे होते हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे आप कहीं भी आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ये एक साथ ही इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इसी में सब कुछ यहाँ पर शामिल है। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। आप बिना लाइट के भी इनको काम में ले सकते हो। चार्जिंग वाला सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं टैबलेट। टैबलेट क्या होते हैं? स्क्रीन पर आप देख सकते हो ऐसे होते हैं ये। टैबलेट एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है जो उपयोगकर्ता को टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान करता है। ये मोबाइल की तरह होते हैं टच स्क्रीन और यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। छोटे बड़े जिस आकार में आप इनको लेना चाहे ले सकते हो, जिसके अंदर एक वर्चुअल कीबोर्ड और एक बैटरी लगी होती है। फिर हम इसका चौथा रूप देखते हैं स्मार्टफोन या पॉम टॉप।
यह एक मोबाइल डिवाइस होता है। मोबाइल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता हो। इस प्रकार के डिवाइस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। हम इन्हें प्राय मोबाइल के रूप में जानते हैं। आकार में छोटे और वजन में हल्के होने के कारण इनको आप हथेली पर रखकर इसको आप चला सकते हो। ये आप देख सकते हो स्मार्टफोन है और इसी के बारे में यहाँ बातें चल रही हैं। यह मेल भेजने और इंटरनेट का उपयोग करने सहित रोज़मर्रा के जो दूसरे काम हैं उनको करने में भी हमें सुविधाएं प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर, मतलब क्षमता या आकार के आधार पर जो कंप्यूटर के भाग चल रहे थे उसमें हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया, माइक्रो कंप्यूटर, और दूसरा इसका भाग है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के 4 भाग भी हमने देख लिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये 4 भाग हमने देख लिए हैं। मिनी कंप्यूटर इस प्रकार का होता है। मिनी कंप्यूटर का आकार जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हम आगे देखने वाले हैं कैसा होता है और क्या उसकी खास बात है। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर पर भी एक साथ कई उपयोगकर्ता उस पर कार्य कर सकते हैं, मतलब मिनी कंप्यूटर को एक साथ कई लोग काम में ले सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली और अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी जो संग्रहण क्षमता या मेमोरी होती है वो भी अपेक्षाकृत अधिक होती है और मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग प्राय बड़े कार्यालयों व बैंकों में किया जाता है। अब हम अगले विभाजन की बात करते हैं। अगला कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़े होते हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता या मेमोरी होती है और कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस कारण मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं। एक साथ बहुत से जो यूज़र हैं, उपयोगकर्ता हैं, वो लॉग इन करके माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग प्राय आप देखोगे रेल आरक्षण जो बुकिंग खिड़की है वहाँ पर होता है, बीमा कंपनियों में होता है और अनुसंधान मतलब रिसर्च की जो संस्थाएं हैं वहाँ पर भी मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में लिया जाता है। अब हम इसका चौथा रूप देखने वाले हैं जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनकी जो संग्रहण क्षमता होती है और कार्य करने की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही अधिक होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, जेनेटिकल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति जो है ये फ्लॉप्स में मापी जाती है। परम, करे, नेक्ट, सीडीसी ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये अपना चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो हमने पढ़े हैं, ये वही बिंदु हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न में हम देख सकते हैं कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है सीडीसी 3600 और बाकी के जो ऑप्शन है वो कौन सी पीढ़ी के उदाहरण हैं ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण यहाँ पूछा गया है तो वो है एबेकस। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, तो हमने अभी पढ़ा है 5 पीढ़ियों में। कौन सी पीढ़ी का क्या समय काल रहा है ये आपको बताना है। ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया है, हमने देखा है दूसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया है। अब है रिक्त स्थान। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रयोग
किया जा रहा है। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 अंकों पर कार्य करते हैं। जापान के लोगों द्वारा एबेकस को सोरेबान कहा गया है। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। तो ये इसके रिक्त स्थान हो गए। फिर आगे इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो, उसका आंसर नहीं मिलता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। आप इनको आसानी से ढूंढ सकते हो। VLSI का फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दिया। सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है ये भी हमने आपको इस चैप्टर में बता दिया है। फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।